जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें अपनी दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं इनके भी कई प्रकार के दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, उसके लिए इन्हें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस बेस पे हम इन्हें बांटते हैं, वो जानेंगे हम। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इन्हें याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया जरा बताइए इनमें से कौन सा तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या फिर कौन सा तत्व माइक्रो। मान के चलो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, एक में है कार्बन, दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन, तीसरे ऑप्शन में है ऑक्सीजन और चौथे ऑप्शन में है आपके पास में जिंक। और मैंने पूछ लिया आपसे कि ज़रा आप बताओ कि ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो अगर आपको ट्रिक याद होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप जल्दी से बता दोगे कि इसका आंसर क्या है, जिंक है। नहीं होगी तो आप इसको गलत करके आ जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे हमारे पास में कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। पोषण से क्या होता है? पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वैसे ही जैसे हम ऊर्जा हमें जो मिलती है, हम ऊर्जा का काम क्या करते हैं, जैसे हम ऊर्जा का काम करते हैं, हमें श्वसन करना, उसमें भी ऊर्जा चाहिए। अगर हम चलना फिरना कर रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा चाहिए। अगर हम अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें ऊर्जा को व्यय करना पड़ता है। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं, वैसे जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं से इन्हें ऊर्जा लेनी पड़ेगी, किसी न किसी प्रक्रिया से इनको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। तो इन्हें ऊर्जा बनाने के लिए एक बात तो आपको पता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा स्वयं बना सकते हैं। लेकिन इन्हें अपनी स्वयं की ऊर्जा बनाने के लिए कहीं ना कहीं से तो क्या चाहिए पड़ेगा, कच्चा माल तो चाहिए पड़ेगा। तो ऐसा मान के चलो जो हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रकार से कच्चे माल की तरह काम कर रहे हैं। कच्चे माल का मतलब होता है पका के हम इसको खा सकते हैं, लेकिन कच्चा माल डायरेक्ट उपयोग नहीं होगा। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो कच्चे माल की तरह है इनके पास में, कि इनका उपयोग करके ऊर्जा बना सकते हैं। बात क्लियर है? अब जो पोषक तत्व होते हैं इनके उपयोग के आधार पर, कि कोई इनका उपयोग ज़्यादा कर रहा है या फिर कम कर रहा है, कोई से मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं वो किस पोषक तत्व का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और किसका कम कर रहे हैं, उसके बेस पे हम इन्हें 2 प्रकार से बांट देते हैं। अगर ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं किसी पोषक तत्व का तो उसे हम बोलते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मतलब क्या है, हमारे पास में स्थूल पोषक तत्व है। क्या हमारे पास में स्थूल पोषक तत्व है। और अगर किसी पदार्थ का या फिर एलिमेंट का वो कम उपयोग कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो वो आ जाता है कैसे, हमारे पास में सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो का मतलब ये नहीं है कि बड़ा और छोटा, यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो का मतलब ये है कि किसका उपयोग आप ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो और किस पदार्थ का उपयोग आप कम मात्रा में कर रहे हो। बात क्लियर है? ओके। तो देखो मेनली हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे 16 प्रकार के। कितने पढ़ेंगे, हम देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं हम, मेनली हम देखेंगे 16 टाइप के पढ़ेंगे। 16 अलग अलग एलिमेंट हैं जो पेड़ पौधों को चाहिए, क्या, एनर्जी करने के लिए। एनर्जी खुद के लिए उपयोग करना है और फूड के रूप में हमें भी देना है। ठीक है। अब जो होता है ना, मेनली तो हम इन्हें 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक होता है हमारे पास में मैक्रो मतलब बड़ा, और एक होता है माइक्रो मतलब छोटा। लेकिन हम समझने के हिसाब से इसे भी 3-4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है बेसिक, मतलब कुछ हो ना हो ये ज़रूर चाहिए हमें। जैसे कौन कौन, हमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। कुछ हो ना हो हमें ये 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए पेड़ पौधों को। कौन कौन चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए इसे हम बोलते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट्स। मतलब बहुत ही ज़रूरत है कि इसके सिवा तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। इसके बाद होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जिनका भी हमें उपयोग बहुत ज़्यादा है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऐसे ही सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है, मैग्नीज है और सल्फर है। अब अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये जो 3 हमने अलग अलग प्रकार पढ़े, एक बेसिक है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, इन्हें अलग अलग ना पढ़ के हम केवल एक ही कैटेगरी में बांट देते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ना, 3 ये रहा है, 3 ये रहा है और 3 ये रहा है, जो 9 है ना, हम इनको एक कैटेगरी में दे देते हैं कि ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा इनका हमें उपयोग है पेड़ पौधों में, तो इन्हें हम बोलते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, स्थूल
पोषक तत्व हैं। बात क्लियर है। और एक अलग से कैटेगरी में हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 बचे हमारे पास में, इन 7 को हम रख देते हैं कि इन्हें हम कम मात्रा में उपयोगी लेकिन ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा भी इनकी हमें चलेगी, इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। बात क्लियर है कि इतनी? ओके। तो अगर हम बात करें, जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की है कि हमारे पास में मेनली हमें 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ज़रा आप बताइए कौन सी न्यूट्रिएंट्स को आप कहाँ से प्राप्त करोगे, मतलब जो पेड़ पौधे होंगे वो कहाँ कहाँ से किसको ले रहे होंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि जो 3 हमने प्राइमरी पढ़े थे ना न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे जो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, इनको ये डायरेक्ट में कहाँ से ले लेता है? वायु से ले लेता है। ये तो बात आपको पता होगी। किस फॉर्म में लेता है? जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये कहाँ से ले लेता है? ये वायु से ले लेता है, एयर से ले लेता है या फिर वाटर से लेगा। क्योंकि आपको वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ले सकता है। वैसे ये एयर से, हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास एयर में, हमारे पास में इसके साथ में नाइट्रोजन गैस भी एयर में है। लेकिन नाइट्रोजन अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट जो हमारे पास में वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए नाइट्रोजन को यहाँ पे रखोगे तो अब खतरा हो जाएगा। ओके, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन रखना है। CO2 के फॉर्म में आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को रखना है। तो सीधी सिंपल बात करें, अगर एयर की बात करें तो एयर से हम डायरेक्ट लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पानी से हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। बात क्लियर है। अब कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें भूमि से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है और सल्फर है। वैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमें सॉइल से मिलते हैं, जैसे बोरॉन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, निकल है और जिंक है। ये कहाँ से मिलते हैं? हमें सॉइल से मिलते हैं। अब हम एक एक करके पहले हम ट्रिक जान लेते हैं कि आखिर हमें याद कैसे करना है, और ट्रिक के साथ में ही जब हम नाम बताएंगे आपको, उसके साथ में ही आपको बता देंगे कि आखिर इसका काम क्या होता है। जैसे केवल आपको एक ही ट्रिक याद रखो तो बहुत बड़ी रहेगा, ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मतलब स्थूल पोषक तत्वों की जिसे हमें अधिक मात्रा में ज़रूरी है। एक नाम याद रखना आप, चॉपकिंस। क्या याद रखोगे? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सी से क्या है हमारे पास में? कार्बन है। एस से क्या हमारे पास है? हाइड्रोजन है। ओ से ऑक्सीजन है। पी से फास्फोरस है। के से पोटेशियम, एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आपने एक ट्रिक याद कर ली तो जो हमारे पास में अलग से एक और वर्ग है जिसे बोलते हैं माइक्रो, तो बाकी जो बचे हुए हैं उसको आप इसमें डाल देना। ट्रिक तो मैं यहाँ पे ही बता देती, लेकिन दो दो याद करने से अच्छा केवल एक करो, दूसरी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जरा जान लेते हैं किसका काम क्या होगा। जैसे मान के चलो हमने मेनली 3 देखे थे पहले, कौन कौन से देखे थे? एक देखा था कार्बन, दूसरा देखा था हाइड्रोजन, तीसरा देखा था ऑक्सीजन। इनका काम क्या है ये तो आपको पता चल गया, ये कहाँ से मिल रहे हैं? या तो वायु से मिल रहे होंगे या फिर कहाँ से मिल रहे होंगे? जल से मिल रहे होंगे। अब इनका काम तो आपको पता है, सबसे पहले तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, और एक प्रकार का ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहला काम है कि जो हमारे पास में CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। दूसरा काम होता है ये प्रोटीन बनाते हैं, और तीसरा काम होता है ये फैट का निर्माण भी कर सकते हैं, मतलब वसा का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यहाँ से रखना CHO इज इक्वल टू CPF। CHO इक्वल टू CF है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ये निर्माण करते हैं। इसके बाद में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगी? नाइट्रोजन हमें मृदा से मिलेगी, सॉइल से मिलेगी। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम अगर देखोगे, प्रोटीन का अगर फॉर्मूला आपको पढ़ा है तो वहाँ पे नाइट्रोजन आता है। तो प्रोटीन बनाने में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं हमारे पास में, न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, किसकी बात करें हम? न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में? आप बोलना सर DNA और RNA, ये होते हैं हमारे पास में न्यूक्लिक अम्ल। तो इनको निर्माण करने में भी किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन का होता है। और साथ में हमारे पास में एक क्लोरोफिल का आपने नाम सुना होगा, इसके निर्माण में भी किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन का होता है। इसके साथ में अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी हमें कहाँ से मिलेगी? मृदा से मिलेगा। इसका काम भी है DNA RNA की घटक के रूप में काम, मतलब कुछ मात्रा में इसका उपयोग होगा फास्फोरस का। और दूसरी बात, फास्फोरस का काम क्या होता है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, मतलब जो एनर्जी है उसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बात क्लियर है कि नहीं है?
कुछ और बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं पोटेशियम। सबसे इम्पोर्टेंट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या काम करता है? पोटेशियम काम करता है एंजाइम को सक्रिय करने का। एंजाइम, कोई भी अगर एंजाइम है तो उससे क्या करता है? ये सक्रिय करता है। साथ में जो जल का नियमन करता है, जल का नियमन का मतलब होता है जो रंध्र होते हैं पत्तियों को उसको खोलना और बंद करने का काम किसका होता है? पोटेशियम का होता है। वैसे ही जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का काम होता है जो कोशिका भित्ति होती है पेड़ पौधों में, क्या होती है? जो कोशिका भित्ति होती है उसके निर्माण में बहुत उपयोगी होता है। और साथ में जो कोशिका विभाजन होता है उसके निर्माण में भी, कोशिका विभाजन भी ये कराता है। तो दो काम है कैल्शियम के, कौन कौन से हैं? एक है ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, दूसरा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला हमारे पास में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वैसे अगर हम काम देखें तो ये जो क्लोरोफिल आपने नाम सुना था, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में केंद्रीय परमाणु की भूमिका निभाता है। केंद्रीय भूमिका निभाता है मतलब अगर क्लोरोफिल काम कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण काम कर रहा है, तो उसके सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? मैग्नीज की। डायरेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट हमारे पास में रह गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सल्फर। सल्फर का काम होता है प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करना। प्रोटीन और विटामिन का निर्माण कौन करता है? सल्फर करता है। अब इसके बाद में हमारे पास में केवल 7 रह गए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आयरन को हम देखेंगे, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो इसका काम भी होता है जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल संश्लेषण में उपयोगी होता है ये। साथ में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफ़र कराता है। वैसे हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज क्या काम करता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जल का अपघटन करता है। क्या करता है? जो जल का अपघटन, मतलब हमने अभी बात की थी ना, क्या बात की थी कि हमारे पास H2 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अलग चाहिए हमें और ऑक्सीजन अलग चाहिए, तो इसका अपघटन का काम कौन करेगा? मैग्नीज करेगा। जैसे जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक का काम होता है जो ऑक्सिन हार्मोन, आपने सुना होगा। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? जो पेड़ पौधों की वृद्धि करने में सहायता करता है। क्या करता है? पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, तो उसका निर्माण करता है। तो ऑक्सिन का निर्माण कौन करता है? जिंक करता है और एंजाइम को सक्रिय करता है। वैसे ही अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है और एंजाइम को ये भी सक्रिय करता है। बात कर रहे हैं मोलिब्डेनम की, तो मोलिब्डेनम का काम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जैसे हमने बात की थी कि एक नाइट्रोजन हमारे पास में सबसे 78% पाई जाती है कहाँ पे? वायुमंडल में नाइट्रोजन। लेकिन हमने बोला था कि नाइट्रोजन हमें वायु से नहीं मिलती, नाइट्रोजन हमें मिलती है मृदा से। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि डायरेक्ट में वायु का उपयोग नहीं करता है, वायु की नाइट्रोजन का नहीं करता है, उसका फिक्सेशन मतलब पहले उसको उपयोगी बनाए कि पेड़ पौधों के उपयोग में आ जाए। ठीक है, स्थिरीकरण बोलते हैं जैसे हम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर स्थिरीकरण का काम कौन करता है? ये करता है मोलिब्डेनम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी, लेकिन कम मात्रा में। वैसे बोरॉन की बात करें तो बोरॉन क्या होता है? जो परागकण होते हैं पेड़ पौधों में, जो बीज होते हैं और फल होते हैं, उनके विकास करने में सहायता करता है कौन? बोरॉन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये जल का फोटोलाइसिस मतलब जल का अपघटन कराने में उपयोग करता है। और जो आयरन की हम बात कर रहे थे उसका संतुलन भी कराता है। कौन कराता है? क्लोरीन। लास्ट हमारे पास बचता है निकेल, और निकेल का काम होता है यूरेज एंजाइम का, क्या होता है? यूरेज एंजाइम का एक घटक होता है ये भी। ओके, तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट रखना है, माइक्रो में ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक पूछ सकता है आपसे, ये नहीं पूछेगा, एक आपसे पूछ देगा ये मोलिब्डेनम, कॉपर और मैग्नीज। और जहाँ पे माइक्रो की हमने बात की थी, मैक्रो बात की थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछता है ये पोटेशियम का काम क्या है, मैग्नीज का काम क्या है, और इनका तो उपयोग नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, इनका आपको डायरेक्ट में याद हो जाएगा।